गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा विधि के अंतर्गत साक्षियों का सम्मान एवं उसकी हाजिरी के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। सम्मान एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। साक्षियों का सम्मान और साक्षियों की हाजिरी के बारे में दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 नियम 1 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है वो मैं आपको आज जानकारी देना चाहूंगा। जिस तरह वादी द्वारा जब वाद पत्र दायर किया जाता है तो वाद पत्र के आधार पर प्रतिवादी को उसका उत्तर देने के लिए उपस्थित होने के लिए सम्मन के माध्यम से बाध्य किया जाता है। यदि प्रतिवादी सम्मन लेने से इनकार करता है या उसका अभिकर्ता बचने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में सम्मन की तामील के तरीके के बारे में भी मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था। आज मैं बताना चाहूंगा कि साक्षियों को किस प्रकार सम्मन के लिए उपस्थित किया जा सकता है। आदेश 16 नियम 1 साक्षियों का सम्मान एवं न्यायालय में उनकी उपस्थिति के बारे में प्रकाश डालती है। सबसे पहले हम देखेंगे साक्षियों की सूची एवं साक्षियों को सम्मान। जब कोई पक्षकार अपने लिए कोई साक्ष्य पेश करवाने के उद्देश्य से साक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे उन साक्षियों की सूची न्यायालय को परिदत्त करनी पड़ेगी। ऐसी सूची पेश करने के लिए तिथि का भी निर्धारण किया गया है। विवादों का निपटारा होने के 15 दिन के अंदर पक्षकार को उन साक्षियों की सूची जिन्हें वो अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहता है उन साक्षियों की सूची न्यायालय को प्रस्तुत करनी होगी। उन सूची के आधार पर और उनके आवेदन के आधार पर फिर न्यायालय उन साक्षी को न्यायालय में बुलाने के लिए सम्मन जारी करेगी। इस संबंध में कहा गया है कि ऐसे साक्षी को साक्ष्य पेश करने के लिए या दस्तावेज को पेश करने के लिए न्यायालय सम्मन के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दे सकती है। इस प्रकार यदि कोई पक्षकार किसी साक्षी को दस्तावेज पेश करने या साक्ष्य पेश करने के लिए न्यायालय में बुलाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में इसकी सूचना 15 दिन विवादक के 15 दिन के अंदर वो न्यायालय को देगा और तत्पश्चात न्यायालय ऐसे साक्षी को सम्मन के माध्यम से न्यायालय आने का आदेश देगा। साक्षी का व्यय। आदेश 16 के नियम 1 में कहा गया है कि साक्षी का व्यय वह पक्षकार जो साक्षी को बुलाना चाहता है वो आवेदन के 7 दिन के अंदर उतनी राशि न्यायालय में जमा करेगा जितनी राशि साक्षी को न्यायालय तक बुलाने, वापस अपने घर ले जाने, यात्रा का व्यय और एक दिन जब वो रुकेगा न्यायालय में आएगा तो उस दिन का पूरा व्यय जो है वो राशि पर्याप्त होनी चाहिए। अतः यदि साक्षी को न्यायालय में बुलाया जाता है तो बुलाने वाला पक्षकार आदेश 16 नियम 1 के अंतर्गत वो सारा व्यय न्यायालय में जमा करेगा। दूसरा विशेषज्ञ। आदेश 16 का नियम 2 कितनी राशि व्यय के रूप में निर्धारित की जाए इसका निर्धारण न्यायालय करेगा। न्यायालय एक विशेषज्ञ के रूप में उस राशि का निर्धारण करेगा या युक्त पारिश्रमिक का भी निर्धारण करेगा जितने में उस साक्षी की उपस्थिति न्यायालय में कराई जा सके। तीसरा व्ययों का मापमान। आदेश 16 नियम 2(1) जहां पर न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है वहां ऐसे व्यय का मापमान नियत करने में उन नियम को ध्यान रखा जाएगा जो उस निर्मित बनाए गए हैं। यदि न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो साक्षी को बुलाने के लिए जो नियम आदेश 16 नियम 1 में बनाए गए हैं उन नियम के अधिकृत ही उन नियम का पालन करते हुए ही साक्षी को सम्मन जारी किया जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि पक्षकार या उसका अभिकर्ता साक्षी को सीधे तौर पर न्यायालय में उपस्थित
करवा देता है। ऐसी स्थिति में उस व्यय की राशि को न्यायालय में जमा करने की जरूरत नहीं है। यदि अभिकर्ता या बुलाने वाला पक्षकार स्वयं सीधे तौर पर साक्षी को न्यायालय में पेश कर देता है तो ऐसी स्थिति में साक्षी का व्यय की राशि सीधे साक्षी को दी जा सकती है। उस राशि को न्यायालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी आदेश नियम 2 के प्रावधान के तहत है। अपर्याप्त राशि, यदि न्यायालय को लगता है कि जो राशि वो दे रहा है वो राशि अपर्याप्त है, अर्थात साक्षी को सम्मन के माध्यम से न्यायालय में बुलाने के लिए जो राशि बुलाने वाले पक्षकार के द्वारा न्यायालय में जमा की जा रही है वह राशि यदि अपर्याप्त हो तो ऐसी स्थिति में बुलाने वाला जो पक्षकार है उसकी जंगम संपत्ति को कुर्क करके या विक्रय करके न्यायालय उस राशि को वसूल कर सकती है। इसी प्रकार यदि बुलाने वाला पक्षकार एक दिन से अधिक यदि साक्षी को रोके रखता है तो भी उसमें खर्च होगा, और ऐसी स्थिति में साक्षी को यदि न्यायालय द्वारा एक दिन से अधिक रोका जाता है तो जो खर्च होता है वो पूरी राशि उस बुलाने वाले पक्षकार से न्यायालय द्वारा वसूल की जाएगी, और यदि वो राशि देने में असफल रहता है तो उसकी जंगम संपत्ति की कुर्की या विक्रय करके भी ऐसी राशि को वसूल किया जा सकता है। अब हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे, जहां साक्षी सम्मन का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। जहां साक्षी सम्मन का पालन करने में असफल रहे, 2 प्रकार की स्थिति है। पहला, ऐसा अधिकारी जो न्यायालय के माध्यम से या ऐसा अधिकारी जो साक्षी के ऊपर सम्मन की फाइल करा रहा है वह यदि शपथ पत्र पर सत्यापित नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में भी क्या साक्षी के ऊपर सम्मन सही तरीके से फाइल हुआ या नहीं हुआ इसकी न्यायालय द्वारा परीक्षा की जाएगी। और दूसरा कंडीशन यह होता है कि जब सम्मन का तामील कराने वाला अधिकारी यदि उसकी जो सम्मन दे रहा है और यदि वो सम्मन का सत्यापन मान लो कर लिया गया है तो भी वास्तव में क्या सम्मन सही तरीके से तामील हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी न्यायालय परीक्षा करेगी। अतः सम्मन तामील की परीक्षा न्यायालय द्वारा की जाएगी। ऐसी स्थिति में जब कोई सम्मन जिसको जारी किया गया है ऐसा साक्षी यदि सम्मन को न ग्रहण करे तो ऐसी स्थिति में सम्मन उसके घर के कोई सहज स्थान या अन्य किसी ऐसे सहज स्थान पर चिपका दिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि सम्मन की तामील साक्षी के ऊपर हो गई है। तीसरा, कुर्की का प्रत्याग्रहण। जब सम्मिलित व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुर्की के बाद किसी समय उपसंजात होने में छूट, अर्थात जब बुलाने वाले पक्षकार की जंगम संपत्ति को न्यायालय द्वारा कुर्क कर लिया जाए या विक्रय कर लिया जाए या उसका आदेश निकाला जाए तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति अपने बचाव में तर्क दे सकता है कि उसने किसी भी प्रकार से अपनी ओर से कोई चूक नहीं की है और उसे उसकी जानकारी सही समय पर, सम्मन की जानकारी सही समय पर न हुई हो। तो इस प्रकार यदि वो न्यायालय का समाधान कर ले तो उसकी कुर्की को, उसकी संपत्ति की कुर्की को रोक दिया जाएगा। अब हम देखेंगे यदि साक्षी उपसंजात होने में असफल रहता है, जिस साक्षी को न्यायालय में सम्मन के माध्यम से बुलाया गया है यदि वो न्यायालय में उपस्थित होने में असफल रहता है या यदि वो न्यायालय में उपस्थित तो हो जाता है किंतु अपनी बात का सही तरीके से वो समाधान नहीं कर पाता या प्रकाश नहीं डाल पाता तो ऐसी स्थिति में उसे 500 रुपए से अधिक राशि का जुर्माना ऐसे साक्षी के ऊपर न्यायालय द्वारा लगाया जा सकता है। जब हाजिरी किसी व्यक्ति को आदिष्ट किया जाएगा, किसी साक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए किन परिस्थिति में बुलाया जाएगा स्वयं। पहला, जब न्यायालय की अधिकारिता में रहे, जब वो साक्षी न्यायालय की अपनी प्रारंभिक अधिकारिता के अंदर निवास करता है तो ऐसे साक्षी को दस्तावेज या साक्ष्य पेश करने के लिए न्यायालय में बुलाया जा सकेगा। जब न्याय सदन से 100 किलोमीटर की कम दूरी, जब उस साक्षी का निवास स्थान न्याय सदन से 100 किलोमीटर की भी कम दूरी पर हो तो भी उसको न्यायालय में उपस्थिति बाध्य करने के लिए सम्मन जारी किया जा सकेगा। और तीसरा,
जब उसके घर और न्यायालय के बीच में कोई स्टीमर, रेल सुविधा या अन्य कोई संचरण प्रवाह का कोई साधन है और न्यायालय सदन से उसके घर की दूरी 500 किलोमीटर से कम है, तो भी उसे न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने, साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन के माध्यम से बुलाया जा सकेगा। बुलाए जाने पर साक्ष्य देने से इनकार करने का परिणाम: यदि जिस साक्षी को सम्मन के माध्यम से न्यायालय में बुलाया गया है और उसके बाद वो साक्षी साक्ष्य देने में असफल रहता है या बुलाए जाने में वो साक्ष्य देने से इनकार कर देता है, तो चूंकि उसे सम्मन के माध्यम से बुलाया गया है और साक्ष्य देने से इनकार करने पर न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध निर्णय दिया जाएगा। कारागार में बंद व्यक्ति, या बी दूसरी कंडीशन देखेंगे, यदि साक्षी कारागार में बंद है तो क्या प्रक्रिया है। कारागार में बंद यदि कोई साक्षी को साक्ष्य के लिए बुलाना है तो उसे न्यायालय के भार साधक अधिकारी के माध्यम से साक्षी पर सम्मन की तामील की जाएगी। लेकिन किसी व्यक्ति को अपवर्जित करने की न्यायालय की शक्ति तब तक उस साक्षी को न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा। नंबर 1, जब न्यायालय सबसे पहले अपराध का स्वरूप देखेगी कि उसकी गंभीरता कैसी है। दूसरा, न्यायालय देखेगी कि कहीं जेल से उस साक्षी को वापस लाने में, साक्ष्य देने के लिए किसी प्रकार से कोई विघ्न तो नहीं होता। और न्यायालय लोकहित को देखेगी। इन तीनों बातों को देखेगी और न्यायालय को लगता है कि साक्षी को बुलाने से न्यायालय में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता या लोकहित को ध्यान में रखते हुए, तो ही वो न्यायालय में साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुलाएगी। अदरवाइज वो साक्षी को न्यायालय में नहीं बुलाएगी और भार साधक अधिकारी जो जेल का है उसके माध्यम से ही साक्षी को साक्ष्य ले सकती है। और भार साधक अधिकारी भी कुछ मामले में इस आदेश को क्रियान्वित नहीं करेगा जब वो चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पेश करे कि साक्षी अपनी बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है। दूसरा, विचारण यदि लंबित हो, विचारण सुपुर्दगी के अधीन हो और ऐसी स्थिति में भार साधक अधिकारी साक्षी को न्यायालय में उपस्थित नहीं कराएगा। कारागार में साक्षियों की परीक्षा के लिए भी कमीशन निकाला जा सकता है। जिस तरह अन्य जो कमीशन का आदेश या निर्देश है, जो प्रक्रिया है, उसी तरह साक्षी को भी कमीशन के माध्यम से परीक्षा ली जा सकती है। और अंतिम है व्यय। साक्षी को बुलाने में जितना भी व्यय होगा, आने जाने का खर्चा, उसका पूरा व्यय, यात्रा का व्यय, वो पूरा व्यय बुलाने वाला पक्षकार वहन करेगा। इस प्रकार दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 नियम 1 में किसी साक्षी को साक्ष्य पेश करने और दस्तावेज पेश करने के लिए न्यायालय में सम्मन के माध्यम से बुलाए जाने और उसकी हाजिरी के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं।